जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश साहू स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों, आप लोगों का एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2023 बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोगों के लिए मैं टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं। उसका ये क्लास 3 होने वाला है। अगर आप लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का लिंक मिलेगा, आप लोगों को जाकर ज़रूर देखना है। इस सीरीज़ के तहत आप लोगों का हैंडबुक में एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में जितना टॉपिक से क्वेश्चन आंसर जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कशन करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग इस सीरीज़ के थ्रू डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे टॉप 15 क्वेश्चन आंसर्स। जो टॉपिक रहेगा लीडरशिप, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नेतृत्व। तो टॉपिक रहेगा लीडरशिप। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज छोटे से क्लास में डिस्कशन करेंगे। और आज का क्लास न सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर पे ही डिपेंड रहेगा। यदि आप लोग एनसीसी में लीडर बनते हो, अपने ग्रुप का सीनियर बनते हो, तो कैसे आपको अपने जूनियर्स के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे आपको अपने रियल लाइफ में चेंजेस लाना रहता है, इसके साथ ही साथ कैसे एक लीडर को कैसे अपना भूमिका निभाना चाहिए एज अ लीडर, ये सारा चीज़ आप लोग को अच्छे से सीखने को मिलेगा। और ये सारा चीज़ आपके हैंडबुक में भी मेंशन है। और अगर आप लोग हैंडबुक पढ़ना पसंद नहीं करते तो क्लास के ज़रिए से भी अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, नागरिक तथा नागरिकता से आप क्या समझते हो। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, नागरिक तथा नागरिकता से आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों को बताना है नागरिक सबसे पहले, जिसको हम लोग सिटीजन बोलते हैं इंग्लिश में। तो नागरिक, नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो तथा उसे राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त हो और जो लोक सेवा की भावना से प्रेरित होता है। तो नागरिक किसे बोलते हैं पूछेंगे तो आप लोगों को 2 लाइन में बताना है। नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो तथा उसे राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त हो और जो लोक सेवा की भावना से प्रेरित होता है। तो ये हो गया आप लोगों का सिटीजन। उसके बाद आप लोगों को बताना है सिटीजनशिप। नागरिकता से क्या तात्पर्य है या फिर नागरिकता से आप क्या समझते हो। तो आप लोगों को बताना है नागरिकता नागरिकों के जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य होने के नाते सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है। एक बार और देखो, नागरिक किसे कहेंगे या फिर नागरिक से आप क्या तात्पर्य है या फिर नागरिक से आप क्या समझते हो पूछेंगे तो नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो तथा उसे राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त हो और जो लोक सेवा की भावना से प्रेरित होता है, उसको हम लोग नागरिक कहते हैं या फिर नागरिक से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। उसके बाद आ जाता है नागरिकता, जिसको सिटीजनशिप बोलते हैं। तो नागरिकता से क्या तात्पर्य है, नागरिकता नागरिकों की जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य होने के नाते सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ से हो जाता है क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, एक आदर्श नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, एक आदर्श नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो एक आदर्श नागरिक में निम्न गुण होने चाहिए। सबसे पहला क्या, तो देशभक्ति होनी चाहिए, उसमें कानून का पालन करना चाहिए, उनको आत्मसंयम होनी चाहिए उनके अंदर, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए उसको, और परिश्रमी होनी चाहिए, और इस प्रकार के और अच्छे गुण होने चाहिए। तो एक आदर्श नागरिक के क्या क्या गुण होने चाहिए बहुत बार पूछा गया है सी सर्टिफिकेट एग्जाम में। और आने वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को एनसीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लाइव डिस्कशन कराऊंगा, उसमें भी ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो एक आदर्श नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो एक आदर्श नागरिक में निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से, देशभक्ति, कानूनों का पालन, आत्मसंयम, उत्तम स्वास्थ्य, निस्वार्थ, परिश्रमी आदि गुण होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अधिकार, राइट्स क्या है, अधिकार क्या है। तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू कराता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो भारतीय नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो ये इस प्रश्न को। भारतीय नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब प्रश्न किस प्रकार से आप लोगों को पूछ सकता है ये भी समझ लो थोड़ा सा। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा आप लोगों से, भारतीय नागरिक को खालिस्तान अधिकार प्राप्त है पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है 6 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन सा पूछेंगे,
तो आप लोगों को लिखना है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे तो इस प्रकार का। और आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा कि इस साल ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे सिर्फ पूछे रहेगा कि भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं, तो और उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन में दिए रहेगा 4, फिर 6, 8, ऐसा 10 इस प्रकार का दिए रहेगा, तो आप लोगों को 6 टिक करना होगा। आप लोगों को डिटेल पढ़ना है तभी शॉर्टकट में याद होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन तथा मनोबल पर टिप्पणी लिखिए। बहुत बार पूछा गया है, ये भी प्रश्न इंटरेस्टिंग है। जब मैं एनसीसी कर रहा था तो पूछा गया था अनुशासन तथा मनोबल पर टिप्पणी लिखिए। तो अनुशासन, डिसिप्लिन किसे कहेंगे? अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। अनुशासन से क्या तात्पर्य है ये पूछेंगे तो आप लोगों को सिर्फ इतना लिख देना है, लेकिन यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। तो और आप लोगों को डिसिप्लिन को पूरा एक्सप्लेन करना है। अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ है अनुशासन, अर्थात अनु का अर्थ है अनुकरण करना तथा शासन से तात्पर्य प्रबंध एवं प्रशासन से है। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, समझना। इसका शाब्दिक अर्थ है अनुशासन, अर्थात अनु का अर्थ है अनुकरण करना तथा शासन से तात्पर्य है प्रबंध एवं प्रशासन से है। अतः अनुशासन से तात्पर्य सैनिक संगठन एवं प्रशासन संबंधी भावनाओं, नियमों एवं कानूनों के मानने व अनुकरण करने से है। तो अनुशासन से क्या तात्पर्य है या फिर अनुशासन क्या है पूछेंगे तो आप लोगों को अच्छे से लिखना है। अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ है अनुशासन, अर्थात अनु का अर्थ है अनुकरण करना तथा शासन से तात्पर्य है प्रबंध एवं प्रशासन से है। अतः अनुशासन से तात्पर्य सैनिक संगठन एवं प्रशासन संबंधी भावनाओं, नियमों एवं कानूनों के मानने व अनुकरण करने से है। ये हो गया अनुशासन। उसके बाद देखते हैं मनोबल। मनोबल यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? तो यहाँ पे मनोबल के बारे में नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को मैं बता दूं अपने से, मनोबल पे टिप्पणी लिखिए या फिर मनोबल क्या है पूछेंगे तो मनोबल आप लोगों को बताना है। मनोबल एक नैतिक गुण है जो किसी सैनिक की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है तथा उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करने के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। ये लिख देना है आप लोगों को एक लाइन में, मनोबल क्या है या फिर मनोबल पर टिप्पणी लिखिए बोलेंगे तो आप लोगों को डिटेल लिखना है। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, एनसीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, उसी में क्वेश्चन रहता है और उसी के नीचे आप लोगों को आंसर लिखना रहता है 2 से 4 लाइनों में। तो टिप्पणी लिखिए बोलेंगे तो आप लोग को भी 3 से 4 लाइन में एकदम सटीक आंसर लिखना है, वही टिप्पणी हो जाता है एनसीसी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मनोबल पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है मनोबल एक नैतिक गुण है जो किसी सैनिक की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है तथा उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करने के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। और यहाँ पे सैनिक जो वर्ड यूज़ किया हूँ उसके जगह में आप लोग कैडेट वर्ड यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप लोग एक एनसीसी कैडेट हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है नेतृत्व से आप क्या समझते हो, नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है नेतृत्व से आप क्या समझते हो। तो नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी को एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करता है। नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी को एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थिति में नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व से क्या समझते हो बोलेंगे तो आप लोगों को ये लिखना है। उसके बाद पूछा गया है नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हैं। नेतृत्व के प्रकार खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो सबसे पहला हो जाता है ऑटोक्रेटिक, उसके बाद होता है डेमोक्रेटिव, उसके बाद लेसिस फेयर। यहाँ पे लेसिस लिखा है, ये ऐसा नहीं लिखा था, आप लोगों को ऐसा लिखना है लेसिस फेयर, ऐसा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है। तो कौन कौन से होते हैं? तो ऑटोक्रेटिक, उसके बाद डेमोक्रेटिव, उसके बाद लेसिस फेयर बोलेंगे, ठीक है। तो नेतृत्व से आप क्या समझते हो। तो नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी को एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं या फिर नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक नहीं होता ना, डेमोक्रेटिव होता है। पहला क्या होता है? तो ऑटोक्रेटिक बोलना, उसके बाद दूसरा डेमोक्रेटिव, उसके बाद तीसरा होता है आप लोगों का लेसिस फेयर।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो प्रभावी नेतृत्व के क्या सिद्धांत हैं? ये एक्चुअली में नेतृत्व के प्रकार और नेतृत्व से क्या समझते हो और प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत, ये तीनों एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इसको आप लोगों को समझना है। यहाँ पे अलग से पूछा गया है प्रभावी नेतृत्व के क्या सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है प्रभावी नेतृत्व के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाने चाहिए। कौन कौन सा? तो सबसे पहला लिखना है आप लोगों को अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना। एक प्रभावी नेतृत्व का ये गुण होना चाहिए कि अपने कार्य को अच्छे तरीके से पहचानना और उसमें सक्षम होना। उसके बाद अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उनमें निरंतर सुधार। उसके बाद अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना और उनके कल्याण की भावना, ये हो जाता है तीसरा पॉइंट। अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना और उनके कल्याण की भावना। उसके बाद आदर्श प्रस्तुत करना, ये प्रभावी नेतृत्व का सिद्धांत या फिर गुण बोल सकते हो उसको। उसके बाद अधीनस्थों की पूरी सूचना देना, कार्य समझना, निवारण तथा कार्य को पूरा करना, ये अगला पॉइंट हो जाता है। उसके बाद अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना, ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद अधीनस्थों में उत्तरदायित्व का विकास करना, ये फिर से अगला पॉइंट। उसके बाद अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य देना। ये प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत हैं या प्रभावी नेतृत्व के गुण होते हैं। तो प्रभावी नेतृत्व के गुण या सिद्धांत पूछेंगे तो आप लोगों को इतने पॉइंट लिखना है। एक बार और सुनो ध्यान से। प्रभावी नेतृत्व के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाने चाहिए। कौन कौन सा? तो अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना, ये पहला पॉइंट। उसके बाद अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उनमें सुधार, ये दूसरा पॉइंट। उसके बाद अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना और उनके कल्याण की भावना। उसके बाद आदर्श प्रस्तुत करना। उसके बाद अधीनस्थों की पूरी सूचना देना, कार्य समझना, निवारण तथा कार्य को पूरा करना। ये अच्छे लीडर की क्वालिटी भी में आप लोगों को यही चीज़ लिखना है, ठीक है। और अगर आप लोग एक लीडर हो तो ये चीज़ आप अपने अंदर भी उतारना है इन चीज़ों को। उसके बाद अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना, कोऑर्डिनेशन सिखाना। उसके बाद अधीनस्थों में उत्तरदायित्व का विकास करना। उसके बाद अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य देना, ये हो जाता है प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत। उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेता में कौन सी विशेषताएं या गुण होने चाहिए। यहाँ पे देखो आ गया नेता में कौन से गुण या फिर कौन से विशेषताएं होनी चाहिए पूछेंगे। तो आप लोगों को यहाँ से भी बता देना है कि अच्छे नेता के गुण या लक्षण, तो छवि आचरण, बियरिंग जिसको बोलते हैं, उसमें कवरेज होना चाहिए, साहस होनी चाहिए उनमें। उसके बाद निर्णायकता होनी चाहिए उसमें। उसके बाद विश्वसनीयता होनी चाहिए। उसके बाद सहनशीलता होनी चाहिए एक प्रभावी नेतृत्व में, मतलब प्रभावी नेता में कौन सा गुण होना चाहिए, तो सहनशीलता होनी चाहिए उसके अंदर, उत्साह होनी चाहिए। उसके बाद नेतृत्व करना, इनिशिएटिव होनी चाहिए उनके अंदर। तो नेता में कौन कौन सी विशेषताएं या गुण होने चाहिए बोलेंगे तो ये पॉइंट्स आप लोगों को लिखना है। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों से इसको टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा इस पे या फिर 5 नंबर के ज़्यादा वाला सवाल है तो आप लोगों को इसके बारे में भी लिखना है। जैसे कि सबसे पहले नेता के गुण या लक्षण, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं आप लोग, छवि या आचरण, जिसको इंग्लिश में बियरिंग बोलेंगे। तो इसके अंदर और आप लोग क्या लिख सकते हो, तो छवि या आचरण के अंदर आप लोग लिख सकते हो नेता को अपनी छवि निखारने के लिए हर समय उच्च स्तर का व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए, ये लिख सकते हो। और स्वयं को रख रखाव जैसे ड्रेस आदि व्यवहार अच्छे से रखना चाहिए, इस प्रकार का लिख सकते हो। उसके बाद कॉरेज जिसको साहस बोलते हैं, तो साहस के बारे में क्या लिख सकते हो आप लोग, नेता की डरावनी स्थिति में शांति और दृढ़ता से सही तरह से कार्य करना चाहिए। नेता को कैसे कार्य करना चाहिए, नेता को डरावनी स्थिति में शांति और दृढ़ता से सही तरह से कार्य करना चाहिए। ऐसी स्थिति में नैतिक बल और साहस की आवश्यकता होती है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद निर्णायकता, 2 पॉइंट हो गया, पहला छवि या आचरण, उसके बाद साहस, उसके बाद तीसरा पॉइंट है निर्णायकता। तो निर्णायकता में आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसको मैं डिटेल इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि आप लोग एक कॉलेज लेवल की स्टूडेंट हो। जैसे कि ये पॉइंट अगर आप लोग याद कर लिए कि निर्णायकता, तो निर्णायकता के अंदर क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। जैसे कि नेता को तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, बुद्धिमान नेता सभी तथ्य इकट्ठे करता है, इस प्रकार का लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता। इसमें क्या लिख सकते हो, तो विश्वसनीयता में आप लोग क्या लिख सकते हो, नेता को अपनी ड्यूटी सही ढंग से पूरा करना तथा उच्च अधिकारी के आदेशों को चुस्ती बुद्धिमत्ता पूर्वक और खुशी से पालन करने में विश्वास होनी चाहिए, ये लिख सकते हैं विश्वसनीयता। उसके बाद सहनशीलता, अगर
उसको कहीं पनिशमेंट दिया जाता है पीआई स्टाफ के द्वारा या एनोज या फिर अपने सीनियर्स के द्वारा, तो उसमें सहनशील होनी चाहिए। ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं सीनियर हूँ तो मैं क्यों पनिशमेंट खाऊं, इस प्रकार का नहीं होनी चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए, अर्थात दुख, कठोर कार्य, बदलाव, दबाव और विपत्ति के साथ ही उसको सहनशीलता का परिचय देना रहता है उसको। ये नेता का गुण लिख रहे हो ना, नेता का विशेषता या गुण, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को लिखना है। उसके बाद उत्साह होनी चाहिए एक सीनियर के अंदर, स्वाभाविक रुचि दिखाना, ड्यूटी करने में उत्साह होना चाहिए उसके अंदर, आनंद पूर्वक, आशावादी होनी चाहिए, ये हो जाता है उत्साह। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखना है आप लोगों को, नेतृत्व करना, इनिशिएटिव लिखना है आप लोगों को। जैसे आप लोगों को अपने सीनियर या फिर अपने एनोस या अपर लेवल के अधिकारियों से अगर आप लोगों को आदेश नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप लोगों को किस विषय, जैसे कि आदेश न मिलने की स्थिति में क्या किया जाना है, इस विषय में जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। नेतृत्व करने की क्वालिटी होनी चाहिए आप लोगों में, ठीक है। छवि आचरण अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर साहस होनी चाहिए, उसके अंदर निर्णायकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए उसके अंदर, फिर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने सेक्शन के जवानों का वेलफेयर कैसे देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग आईएमपी लगा सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेलफेयर से आप लोगों को ये समझना है, यदि आप लोग किसी स्कूल कॉलेज जहाँ एनसीसी चल रहा है या फिर कैंप चल रहा है, कहीं कैंप प्लेस में गए हो, तो उस कैंप का आप लोग लीडर बन जाते हो, या फिर अपने स्कूल कॉलेज का आप लोग SUO बन जाते हो, सीनियर अंडर ऑफिसर बन जाते हो। तो अपने जूनियर्स, इसके साथ ही साथ अपने एनो मैडम और अपने सहपाठी, ये तीन जो होते हैं ना, अपने जूनियर्स और आपके जो साथ में जो कैडेट हैं फाइनल ईयर के, उनके साथ और अपने अपने एनो मैडम के साथ कैसे आपको एक साथ कोऑपरेटिव होके रहना है, कैसे उन लोगों को अच्छे से चीज़ें सिखाना है, कैसे उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग वेलफेयर से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आप अपने सेक्शन के जवानों का वेलफेयर कैसे देखेंगे। तो अगर आप लोग सीनियर हो तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। अच्छे से कार्य की सराहना करके अपने जो जूनियर्स हैं उन लोगों को अगर कुछ काम देते हो आप लोग, सपोज़ हम लोग के कॉलेज में एक गार्डन है, तो हम लोग अपने जूनियर्स को गार्डन काम करने के लिए बोलते हैं। तो अगर उन्होंने काम किया है सही तरीके से, तो उनका हम लोग सराहना करेंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है करके, तभी उन लोग का मनोबल बढ़ेगा और नेक्स्ट बार फिर से बुलाएंगे तो उन लोग और अच्छे से अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। दोस्त कैडेटों की भावना समझे, आपके जो जूनियर्स कैडेट हैं उनका भावना समझना है आप लोगों को। उनके साथ आप लोग अगर सीनियर हो तो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि 3 साल के लिए सीनियर हो तो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव नहीं करना है। उन लोग भी कैडेट हैं, आपके जूनियर्स हैं, और अधीनस्थ कैडेटों की भावना को समझना है आप लोगों को। इसके बाद दूसरों की समस्याओं में वास्तविक रुचि लें। आप लोग अगर सीनियर बन गए तो ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ कुछ समस्या ही नहीं है, अगर कोई कैडेट आप लोगों को कुछ बताने का कोशिश कर रहा है अपना पर्सनल प्रॉब्लम, तो आप लोग उसको सुने, उस कि वास्तव में वो क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद बहसबाजी से बचें, अपने जूनियर्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ बहसबाजी नहीं करना है। ये चीज़ आप लोगों को समझना रहता है जब आप लोग सीनियर बनते हो, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप लोग एक अच्छा सीनियर बन सकते हो। उसके बाद उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, समस्या को दूसरे मनुष्य की दृष्टि से देखें। एज आपको नहीं देखना है कि मैं सीनियर हूँ तो इसका समस्या क्यों देखूँ, ऐसा ईगो के साथ नहीं चलना है आप लोगों को। समस्या को दूसरे मनुष्य की दृष्टि से देखें कि उसका समस्या कुछ बहुत बड़ा समस्या तो नहीं है। उसके बाद जवानों या कैडेटों के स्वास्थ्य पर ध्यान भी देना है आप लोगों को। अगर कोई मांगता है छुट्टी कि सर मेरे को परेड नहीं करना है, तो ऐसा ये नहीं करना है कि आपको परेड करना है तो करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पदोन्नति योग्यता से करें। लोगों की स्कूल कॉलेज में भी ये चीज़ होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पदोन्नति योग्यता से करें, जो योग्य है उसी को सीनियर बनाना चाहिए। पदोन्नति मतलब वही, उसको ही रैंक मिलना चाहिए जो योग्यता हो, जिसके अंदर अच्छे क्वालिटीज़ हो, जो अच्छे से परेड करते हो। उसके बाद अपने व्यवहार से अच्छा वातावरण बनाएं। अगर आप लोग एक सीनियर हो तो आपका व्यवहार भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप अपने जूनियर्स को किस प्रकार से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो। एक साल के लिए सीनियर बनते हो तो वही चीज़ आपके जूनियर्स भी सीखते हैं। तो एज आप सीनियर, आप लोगों को बहुत अच्छे आचरण के साथ अपने टीम को चलाना चाहिए। उसके बाद आता है, अपने अधीनस्थ को हमेशा नाम से पुकारें।
अब ये ईगो नहीं पालना है आपको कि मैं सीनियर हूँ तो अपने जूनियर्स का नाम क्यों लूँ, ठीक है। तो उनको उनके नाम से ही पुकारना है आप लोगों को। अपने अधीनस्थ को हमेशा नाम से पुकारें। अधीनस्थ के साथ निष्पक्ष दोस्ताना व्यवहार करें, लेकिन उनमें अधिक घुले मिले नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अपने जूनियर्स के साथ दोस्ताना की तरह बिहेव करना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि उनको अपना बात मनवाने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल है एनसीसी वे। आपको एनसीसी वे चैनल पे एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है। और अगर आप लोग एनसीसी एक्स कैडेट हैं तो एक्स कैडेट्स के लिए स्पेशल एंट्रीज जो आता है, स्पेशल एंट्री स्कीम जो आता है, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसमें फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद एसएसबी इंटरव्यू में जाने तक का सारा प्रोसेस आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। तो चैनल का नाम है एनसीसी वे, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा से आप क्या समझते हो, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरणा से आप क्या समझते हो, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो प्रेरणा किसी व्यक्ति की वह अंतर्निहित शक्ति है जो व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा से आप क्या समझते हो बोलेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, प्रेरणा किसी व्यक्ति की वह अंतर्निहित शक्ति है जो व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा देती है। सिर्फ पूछेंगे आप लोगों से कि प्रेरणा से आप क्या समझते हो, तो इतना लिखना है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। कौन कौन सा, तो पहला हो जाता है जन्मजात प्रेरणाएं, दूसरा हो जाता है अर्जित प्रेरणाएं। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोगों को प्रेरणाएं ऐसा लिखना है, इस प्रकार का, यहाँ पे बिंदी लगाना है, ठीक, ऊपर बिंदी लगाना है। तो प्रेरणा से आप क्या समझते हो, तो प्रेरणा किसी व्यक्ति की वह अंतर्निहित शक्ति है जो व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा देती है। और प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो सबसे पहला जन्मजात प्रेरणाएं, उसके बाद अर्जित प्रेरणाएं जो हम लोग अपने रियल लाइफ में सीखते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो अच्छी आदतें डालने के क्या सिद्धांत हैं। यहाँ पे पूछा गया है अच्छी आदतें डालने के क्या सिद्धांत हैं। तो आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। आदतें अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की होती हैं। आदतों में सुधार निर्माण करने हेतु कुछ नियम, उपाय या सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे, एक बार और इसको समझो। आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। आदतें अच्छी या बुरी दोनों ही प्रकार की होती हैं। आदतों में सुधार निर्माण करने हेतु कुछ नियम, उपाय या सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हो जाता है संकल्प, जिसको हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद क्रियाशीलता, जिसको एक्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद निरंतरता, जिसको कंटिन्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद अभ्यास, जिसको एक्सरसाइज बोलेंगे। उसके बाद अच्छे उदाहरण, गुड एग्जाम्पल्स। उसके बाद पुरस्कार, इसको बोलेंगे रिवार्ड। तो अच्छी आदत डालने के कौन कौन से सिद्धांत है बोलेंगे, तो आप लोगों को पहले तो ये चीज़ समझना होगा, उसके बाद ये पॉइंट्स लिखना होगा, और इस पॉइंट के साथ साथ आप लोगों को एक एक लाइन में और लिखना होगा। तो सबसे पहला हो जाता है रिजोल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में संकल्प बोलते हैं। तो संकल्प में क्या लिखना है, जिस कार्य करने की आदत डालना चाहते हो उसके बारे में दृढ़ संकल्प लेनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद क्रियाशीलता मतलब एक्टिविटी, तो जिस कार्य का आप संकल्प करें पहले अवसर पर ही पूर्ण करना चाहिए, पहले बार में ही पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद निरंतरता, जिसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो जब तक नई आदत आपके जीवन में पूर्ण रूप से स्थायी ना हो जाए तब तक उसमें व्यवधान नहीं होने देना है। तो ये हो जाता है निरंतरता। उसके बाद है अभ्यास, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हैं। बार बार अभ्यास करे हुए अच्छी चीज़ों का, तभी आपके अंदर आएगा। उसके बाद अच्छे उदाहरण, अच्छी आदतों के निर्माण में अच्छे उदाहरण सहायक है। महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए, गुड हैबिट्स बनाने के लिए अच्छे उदाहरण पढ़ना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद पुरस्कार, रिवार्ड, अच्छी आदतों के निर्माण करने के लिए कैडेट्स को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि अभी आजकल देखने को मिल रहा होगा। आपके स्कूल कॉलेजेस में बहुत छोटा छोटा कंपटीशन डालते हैं और उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा पुरस्कार दिया जाता है, मेडल्स दिया जाता है ना। वो को ये चीज़ समझना है कि क्यों दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एनओस को पता है कि कैडेट्स का जो मनोबल है उसको पुरस्कार दे के बढ़ाया जा सकता है। जैसे कुछ इवेंट हुआ, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट किए, आप लोगों का टीम उसमें जीत जाता है, आप लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, तो हो सकता है नेक्स्ट इवेंट जब आए तो आप लोग और अच्छे से तैयारी करोगे, उस इवेंट को और अच्छे से करना चाहोगे। तो इसी सब चीज़ों को आप लोगों को समझना रहता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है व्यक्ति में जितनी विशेषताएं होती हैं उन सभी का संगठित रूप व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए, या व्यक्तित्व से क्या समझते हो बोलेंगे तो व्यक्ति में जितनी विशेषताएं होती हैं उन सभी का संगठित रूप व्यक्तित्व है, अथवा व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुणों का संगठन या समन्वय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुणों का संगठन या समन्वय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है। उसके बाद व्यक्ति के चाल ढाल वेशभूषा बातचीत का ढंग, व्यक्ति की बुद्धि योग्यता आदत रुचियाँ दृष्टिकोण चरित्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं। व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो व्यक्तित्व में चाल ढाल वेशभूषा बातचीत करने का ढंग, व्यक्ति की बुद्धि योग्यता आदत रुचि दृष्टिकोण चरित्र इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक की श्रेणी में आते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है जब मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, उसमें आप लोग देखने को मिलेगा आप लोगों को ये प्रश्न उसमें है कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक की श्रेणी में आते हैं। तो लिखना है आप लोगों को वह व्यक्ति जो भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, जिनके माता पिता में कोई भारत भूमि पर पैदा हुआ हो, भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत की भूमि पर निवास कर रहे हों। इतना आप लोगों को लिख देना है। और आज का जो टॉपिक है इसको पढ़ने से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमारे एनसीसी में ज़्यादातर रिलेट नहीं है, तो सारा चीज़ एनसीसी का ही भाई अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप लोगों को ए ग्रेड लाना है। और क्लासेस आप लोगों को लगातार इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत से बच्चों का अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है और आप लोगों का एनसीसी का एग्ज़ाम कब है, फरवरी के लास्ट में का। टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का जो सीरीज़ चल रहा है ये क्लास 3 था, क्लास 4 5 6 ऐसा मिलते जाएगा। और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आंसर बेस्ट से बेस्ट क्लास प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों के साथ शेयर करना चैनल का लिंक। उसके बाद पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15, नेता व मालिक में क्या अंतर है। नेता व मालिक में क्या अंतर है तो समझना, एक बार पढ़ना लाइफ टाइम याद रखना। नेता व मालिक में अंतर, नेता अपने अधीनस्थों को हम से संबोधित करता है, हम से संबोधित करता है तो यहाँ पे ऐसा लिखना, देखो मैं बता रहा हूँ जैसे हम लिखा है ऐसा, हम से संबोधित करता है तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो नेता अपने अधीनस्थों को हम से संबोधित करता है, जबकि मालिक मैं कहकर, मैं ऐसा यहाँ पे लिखना, मैं कहकर संबोधित करता है। पहला अंतर क्या हो गया नेता व मालिक में, तो नेता अपने अधीनस्थों मतलब अपने जूनियर्स को हम से संबोधित करता है, जबकि मालिक मैं कहकर संबोधित करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना, नेता किसी का उद्देश्य या औचित्य बताकर अपने लोगों से कार्य लेता है, जबकि मालिक औचित्य को नहीं बताता। मतलब समझना इसका, इस पॉइंट का मतलब समझना, नेता किसी का उद्देश्य या औचित्य बताकर अपने लोगों से कार्य लेता है, जबकि मालिक औचित्य को नहीं बताता। जो मेन चीज़ होता है कि इस काम को क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ जो मालिक होता है वो अपने ग्रुप के लोगों को नहीं बताता, लेकिन जो नेता होता है, नेता वो क्या बताएगा कि इस काम को हम लोग करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा, तो इसका बेनिफिट हम लोगों को ये मिलेगा। इस प्रकार से औचित्य मतलब जो उद्देश्य है उसको बताकर काम करवाता है, लेकिन जो मालिक होता है वो औचित्य को नहीं बताता। उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट, तो कार्य के बिगड़ जाने पर उसकी जिम्मेदारी नेता लेता है, जबकि मालिक अपने अधीनस्थों को जिम्मेदार ठहराता है या फिर जिम्मेदार मानता है। ये लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है आप लोगों को, नेता व मालिक में अंतर पूछेंगे तो कार्य के बिगड़ जाने पर उसकी जिम्मेदारी नेता लेता है, जबकि मालिक अपने अधीनस्थों को जिम्मेदार मानता है। उसके बाद देखना अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, नेता राष्ट्र हित का ध्यान में रखकर कार्य करवाता है। नेता हमेशा राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कार्य करवाता है, जबकि मालिक अपने हित के लिए कार्य करवाता है। इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो आज का टॉप 15 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आप लोगों को बने रहना है इस चैनल के साथ। टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का ये क्लास नंबर 3 था। कौन सा नंबर था, तो 3 नंबर का क्लास था आज का। ऐसे ही आप लोगों को आने वाले समय में क्लासेस मिलेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।